नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आंध्र प्रदेश पीसीएस के द्वारा आयोजित वर्ष 2021 में आयोजित जो पेपर था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसकी यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस 2021 के पेपर में अभी तक हम लोग प्रश्न क्रमांक 80 तक चर्चा कर चुके हैं और इसके तहत 4 वीडियो इस पेपर के अपलोड हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 81 से लेकर के 100 तक की चर्चा आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन को ऑन कर लीजिए। प्रतिदिन शाम को 7:15 पर यह वीडियो अपलोड होते हैं। 7:15 में शाम को, ठीक है, प्रतिदिन शाम को 7:15 पर यह वीडियो अपलोड होता है। आप उसको लाइव मोड में भी देख सकते हैं, हर दिन उसी समय अपलोड होता रहेगा, ठीक है। चलो, आज की क्लास को हम चालू करते हैं। आज की इस क्लास में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, प्रश्न क्रमांक 81, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी एशिया पैसिफिक अक्रेडिएशन काउंसिल, ठीक है। ये जो एशिया पैसिफिक अपैक है ना, एशिया पैसिफिक अक्रेडिएशन काउंसिल है, उसके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से है ना, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, अभी से बता दूं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं शायद केरल पीएससी में, ठीक है। तब क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरा था, लेकिन बात एपीएससी की ही हो रही थी, अभी भी बात एपीएससी की हो रही है। और उसी के संबंध में यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, उसके कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 95 में हुई थी। दूसरा कि इट इज फाउंड बाई अमलगमेशन ऑफ द टू फॉर्मर रीजनल अक्रेडिएशन काउंसिल, ठीक है, ये बात सही लिखी हुई है। इट्स प्राइमरी रोल टू मैनेज द एक्सपांड द म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, एमआरए को क्या करना है, ये आगे बढ़ाएगा, है ना। और आखिरी में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल एक्रेडिएशन फंड और इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर एक्रेडिएशन कोऑपरेशन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये सब बातें सही लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अमलगमेशन से बना, मतलब दो, अमलगमेशन का मतलब कि दो संस्थाओं को मिला दिया गया, ठीक है, दो क्षेत्रीय संस्थाओं को मिला करके इसको बनाया गया। तो देखो, जब दो क्षेत्रीय संस्थाओं को मिला करके इसको बनाया गया है ना, जब दो क्षेत्रीय संस्थाओं को मिला करके इसको बनाया गया तो वर्ष का था 2019 था। कौन दो क्षेत्रीय संस्थाएं थी, एक था एपीएलएसी, दूसरा क्या था, पीएसी, ठीक है। इसमें से जो एपीएलएसी है ना, इसमें से जो एपीएलएसी है वह कब बनाया गया था, 1995 में। लेकिन हमारा क्वेश्चन एपीएलएसी पे नहीं था, हमारा क्वेश्चन काय पे था, एपीएसी पे था। एपीएसी तो कब बना, 2019 में बना। तो राइट स्टेटमेंट, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन ए का। इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है। तो एपीएलएसी कब बनाया गया था, जिसका नाम है एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन, है ना, 95 में बनाया गया था। और ऐसे ही क्या जाता है हमारा पीएसी, जो कि पैसिफिक एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन है, ये दोनों रीजनल वो थे, संगठन थे। इन दोनों को मिला करके एक नया संगठन बना दिया गया, वो कौन सा था, एपीएसी। कब बनाया गया, 2019 में बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें 3 स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये क्या करता है, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ये सब उसके क्या है, काम होते हैं, ठीक है। चलो, 82nd क्वेश्चन कहता है हमारा, है ना, 82nd क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्लास, है ना, ग्लास की कुछ उसमें गुणों के बारे में, प्रकृति के बारे में बात हो रही है। इज अ डिसएडवांटेज इन इट्स यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल, जब पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे आप ग्लास का, कांच की बोतल का यूज करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डिसएडवांटेजियस हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। पहला कि इट इज अ, है ना, पहला कि इट इज अ रिजिड एंड गुड वर्टिकल स्ट्रेंथ टू अलाउ स्टैकिंग, है ना, कि यह कठोर होता है, बात सही है। और अच्छी लंबत ताकत रखता है। लंबत ताकत होने का मतलब, या वर्टिकल स्ट्रेंथ, या वर्टिकल स्ट्रेंथ टू अलाउ स्टैकिंग का मतलब है कि आप उसको इस तरीके से, बोतल जमीन पर रखी हुई है, किसी प्लेटफॉर्म में रखी हुई, तो इजिली दबा करके आप उसको मरोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है। दूसरा कि इट इज रिसाइकल्ड एंड रीयूजेबल, कांच 100% रिसाइकेबल होता है ना। आप कुछ नहीं करना है, कांच को क्या कर देना है, जहां जिस भट्टी में लेकर के जा रहे हैं रिसाइकल के लिए, बहुत ज़्यादा तापमान में उसको मेल्ट करवा लीजिए और फिर एक नया शेप का नया कांच बना लीजिए आप, है ना, नई बोतल। दूसरा, तीसरा कि इट हैज़ अ हायर वेट्स एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, है ना। और चौथा है कि इट इज इनर्ट एंड डजंट माइग्रेट इनटू फूड, यह निष्क्रिय होता है और भोजन में नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई लीचिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती, लीचिंग का मतलब होता है रिसाव।
कांच में बहुत सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं, केमिकल होते हैं जो उसको बनाने में यूज किए जाते हैं, लेकिन वह केमिकल रिस्क करके फूड प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक में क्या होता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो केमिकल उपयोग किए गए प्लास्टिक को बनाने में वो लीच आउट होकर किस में चले जाएंगे, फूड प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। अब आता है कि ये भी तीसरी पॉइंट भी क्या है, कांच की ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन समस्या क्या है, हमसे पूछा गया था कि डिसएडवांटेजियस हो सकता है। हाँ, कि इट हैज अ हायर वेट, कांच का वजन ज्यादा होगा प्लास्टिक के कंपेयर में, एज कम्पेयर टू द अदर टाइप पैकेजिंग मटेरियल। लेकिन इससे समस्या क्या होती है भाई, इससे समस्या ये होती है कि तुम्हारा जो फूड प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। मतलब कांच का वजन ज्यादा होने से फूड प्रोडक्ट क्यों महंगा हो जाएगा, क्यों, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा ना भाई। लॉजिस्टिक कॉस्ट यदि मान लो तुम्हारी बोतल में 1 रुपया भी बढ़ गया, 50 पैसा भी बढ़ गया, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंड यूजर के लिए, कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट बनाने के दौरान इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्या क्या ऐसी प्रकृति है कांच की जो डिसएडवांटेजेस हो सकती है। पहला, हैवी वेट, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा पड़ जाता है, एनर्जी यूजेस बढ़ जाते हैं, है ना, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा। इसके बाद फ्रेजाइल नेचर है, टूट जाता है कांच, क्या हो जाता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, प्रोन टू ब्रेकेज, है ना। इसके अलावा हाई प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग एनर्जी, कांच से सामान बनाने में ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, रिसाइकलिंग कॉस्ट क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी प्लास्टिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। हायर कॉस्ट हो गया, हमने उसको देख लिया। ठीक है, लेस सुटेबल फॉर ऑन दी गो कंजम्पशन। ठीक है, कि नॉट आइडियल फॉर रेडी टू ईट मील्स, है ना, स्नैक पैकेट। जैसे उदाहरण के रेडी टू ईट मील क्या होता है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में आप गए आप और बोले कि हमारा खाना पैक कर दो, तुरंत खाना पैक करके दे देता है। किस में देता है, प्लास्टिक की थाली में देता है, प्लास्टिक की कटोरी में देता है, प्लास्टिक के बॉक्स में देता है। क्या कभी कांच का यूज किया उसने, नहीं किया। स्नैक पैक्स काहे में आते हैं, प्लास्टिक के उसमें आते हैं। बेवरेजेस किस में आते हैं, प्लास्टिक के उसमें आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांच जो ग्लास होता है वह लेस सुटेबल होता है, कारण उसका ब्रेकेबिलिटी का एक कारण है, दूसरा हैवी वेट का एक कारण है। ठीक है, रिस्क टू इंजरी, क्योंकि ब्रेक हो सकता है। लिमिटेड यूज इन अ सर्टेन फूड है भाई। ठीक है, अगला, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 कि अपार्ट फ्रॉम द एफएसएसआई लाइसेंस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मैंडेटरली रिक्वायर एन आईएसआई मार्क सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर। क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉप वो है, ऑप्शन ऐसा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको फसाई का सर्टिफिकेशन भी चाहिए और जिसको आईएसआई मार्क भी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए उसको, है ना। यदि ये दोनों क्राइटेरिया में फुल होने वाला, फिट होने वाला, सॉरी, है ना, इन दोनों क्राइटेरिया में फिट होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है ना। पहला है कि मिल्क पाउडर, दूसरा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा है इन्फेंट फार्मूला, और चौथा इसी में आ जाता है हमारा वो आ जाता है करी पाउडर। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको फसाई भी चाहिए और हमारा आईएसआई मार्क भी चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना कि फसाई लाइसेंस के अलावा निम्नलिखित में से किस उत्पादों के अनिवार्य रूप से फसाई मार्क की आवश्यकता अनिवार्य होती है ना। अच्छा, इनमें सभी के लिए अनिवार्य होती है, शिवाय कौन से को नहीं होती, सॉरी, है ना, कौन से को नहीं होती, करी पाउडर को, है ना। प्रश्न का उल्टा इंटरप्रिटेशन किया मैंने, सॉरी, है ना। तो राइट इंटरप्रिटेशन क्या है कि इनमें से जो प्रोडक्ट मेंशन है उन सभी को क्या होती है, फसाई और आईएसआई दोनों सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको आईएसआई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फसाई होगा तो भी चल जाएगा, वो क्या होता है, करी पाउडर। ठीक है, अब आता है कि मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स की, है ना। दीज प्रोडक्ट्स कांट बी सोल्ड इन इंडिया विदाउट आईएसआई मार्क, है ना। मतलब तुम फूड प्रोडक्ट हो तो तुमको फसाई तो लगेगा ही, लेकिन साथ में आईएसआई भी लगेगा। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मिनरल वाटर हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी होता है ना हमारे ऑप्शन में, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, इन्फेंट फार्मूला, मिल्क पाउडर, है ना। इसके अलावा क्या, मतलब मिल्क पाउडर, इन्फेंट फार्मूला, बच्चों का आहार, है ना, और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के अलावा क्या, तो मिनरल वाटर हो गया। ठीक है, इन्फेंट फार्मूला हमने देख लिया था। इसके अलावा मिल्क पाउडर हो गया, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, बेबी फूड हो गया, है ना, बच्चों का खाना आता है जो मार्केट में। इसके अलावा एडिबल ऑयल हो गए, है ना। तो ये हो गया, तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको दोनों प्रकार के सर्टिफिकेशन चाहिए। अगला है 84th क्वेश्चन, विच मेटल हैज बीन रिमूव्ड बाय रेगुलेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेटल कंटामिनेंट्स इन फूड। निम्नलिखित में से किस धातु को क्या कर दिया गया है, संदूषकों की सूची में से, खाद्य संदूषकों की सूची में से किस धातु को नियमन द्वारा हटाया गया है, रेगुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, कौन सी धातु को हटाया गया। ठीक है, पहला है हमारा
क्रोमियम, दूसरा जिंक है, तीसरा कैडमियम है, चौथा आर्सेनिक है। ठीक है, अब देखो वापस से कि यहाँ पे तुमको लगेगा कि क्रोमियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, आर्सेनिक बहुत पॉइजनस होता है, उसको हटाया जाना जरूरी है। लेकिन देखो भाषा समझो प्रश्न की, प्रश्न क्या कहता है, विच मेटल हैज बीन रिमूव्ड बाय द रेगुलेशन। यहाँ पे ये नहीं कहता है कि रेगुलेट किया गया है, यहाँ कह रहा है कि रिमूव किया गया है इसको रेगुलेशन की प्रक्रिया से। रेगुलेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो उसको क्या कर दो, कंप्लीटली हटा दो, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि लिमिट तय कर दो कि भाई तुम इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट, ये मटेरियल इसमें नहीं होना चाहिए तुम्हारे खाने में। तो कैडमियम, आर्सेनिक और क्रोमियम के लिए क्या किया गया, लिमिट तय की गई है। लेकिन जिंक को क्या कर दिया गया है, पूर्णतः हटा दिया गया है ना, जिंक को क्या कर दिया गया, पूर्णतः हटा दिया गया। ठीक है, ये कब किया गया, वर्ष 2016 में। कब किया गया, वर्ष 2016 में। कैसे किया गया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रपोजल अमेंडमेंट इन दी फसाई 2011 रेगुलेशंस रिलेटिंग टू मेटल कंटामिनेंट्स, है ना, किसके संबंध में जो है, जो मेटल कंटामिनेंट्स के संबंध में है ना, उसका नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कंटामिनेंट्स टॉक्सिन एंड रेसिड्यूज। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा 2011 का रेगुलेशन था, उसमें वर्ष 2016 में अमेंडमेंट किया गया, और क्या किया गया, जिंक को वहां से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, जिंक को क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। ठीक है, चलो अगला आता है। ध्यान में रखना, प्रश्न की भाषा को बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेगुलेशन सभी का था पहले, है ना, चारों को रेगुलेट किया जाता था और लिमिट तय की जाती थी, जिनमें से 3 का लिमिटेशन अभी भी है, रेगुलेट अभी भी किया जा रहा है, और एक को पूर्णतया। ठीक है, अगला 85th क्वेश्चन, एज पर दी रेगुलेशंस the level of the melamine in powdered infant formula shouldn't exceed, है ना, कि जो मेलामाइन होता है उसका मात्रा इन्फेंट फार्मूला में, पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला में किस उसमें से लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला होता है उसमें मेलामाइन 1 mg पर केजी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अदर जो वो होते हैं फूड्स एंड लिक्विड्स इन्फेंट फार्मूला होते हैं, पहला क्या हो गया, पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला हो गया स्पेसिफिक, उसमें 1 mg से ज्यादा ना हो पर केजी, और दूसरा कुछ अदर भी हो सकते हैं, अदर देन दिस, है ना, तो ये कुछ और ढेर प्रोडक्ट हो सकते हैं इन्फेंट के, उसमें कितना नहीं होना चाहिए, 2.5 mg पर केजी। तो व्हाट इज द अपर लिमिट, 2.5 mg पर केजी, ये मैक्सिमम लिमिट है किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, और पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला के लिए स्पेसिफिक कितना है, 1 mg पर केजी। ठीक है, क्यों रेगुलेशन करना है इसका, तो मेलामाइन क्या होता है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होता है, जो कि इलीगली ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, प्रोटीन कंटेंट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, किसमें, इन्फेंट फार्मूला में। क्या है ये, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड कैसा कंपाउंड है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। ठीक है, तो इन सब प्रक्रियाओं को, और ये भी क्या है, अमाइन कंपाउंड है। ठीक है, तो इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, मेलामाइन ऐड किया जाता है। लेकिन मेलामाइन को ऐड नहीं करना है किससे ज्यादा, वो हमने देख लिया। ठीक है, ये क्या कर सकता है, किडनी स्टोन्स, रीनल फेलर क्या है, कॉज कर सकता है। ठीक है, अगला 86th क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ टिन इन कैंड फ्रूट कॉकटेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इस क्वेश्चन में, तुमको टिन तो दिया हुआ है, कोई को लग रहा होगा टिन की बात कर रहा है, नहीं भाई, टिन की बात नहीं कर रहा है, मतलब टिन तो बात कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान देना है, केंड फ्रूट कॉकटेल पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, केंड फ्रूट कॉकटेल में ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि दरअसल जो आप वो है ऑफिशियल वो डाउनलोड करेंगे, रेगुलेशन जो ऑर्डर है उसको डाउनलोड करेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको कि टिन के संबंध में, है ना, टिन के संबंध में ढेर सारे क्या है, अलग अलग प्रकार के मतलब उसको टिन को कहाँ कहाँ डाला जा सकता है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग क्या है, लिमिट तय की गई है ना, उसके लिए सबके लिए अलग अलग लिमिट तय की गई है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अभी हम कहें, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था केंड फ्रूट कॉकटेल, है ना, क्या लिखा हुआ था, केंड फ्रूट कॉकटेल के बारे में लिखा हुआ था। अब केंड फ्रूट कॉकटेल के बारे में यदि हम बात करें, तो केंड फ्रूट कॉकटेल कहाँ मेंशन्ड है, ये केंड मेंशन्ड है, ये फ्रूट कॉकटेल मेंशन है। कितना होना चाहिए, 250 mg पर केजी होना चाहिए। लेकिन यदि मैं कहता हूं यही केंड फिश प्रोडक्ट पूछ लेता तो कितना हो जाता, वो 200 हो जाता। कितना हो जाता, 200 हो जाता। यदि कुक्ड क्योर्ड चॉप्ड मीट पूछ लेता तो कितना हो जाता, 50 हो जाता। अगेन
कि इसी प्रकार से टिन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, और अलग अलग उसके लिए मेटेलिक कंटामिनेंट्स के लिए लिमिट तय की गई है फूड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कि हर फूड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तो कोई एक पॉइंट, एक रेंज ऐसी रहेगी जो सबके लिए अधिकांशतः लागू होगी। जैसे यहाँ पे 250 है, वो अधिकांश पे क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे हैं जिनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ न्यूट्रिशन क्लेम of a trans fat free can be made if 100 ग्राम ऑफ 100 ml फूड कंटेन्स ट्रांस फैट लेस देन। ठीक है, कि यदि 100 ग्राम 100 ml भोजन में ट्रांस फैट निम्न में मात्राओं में से कम हो तो उस ट्रांस फैट उस फूड प्रोडक्ट को हम क्या बताते हैं, ट्रांस फैट मुक्त बताते हैं। तो वो लिमिट क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, एक अपने फूड प्रोडक्ट के लेबल में क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्या क्लेम कर सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री। क्या क्लेम कर सकते हैं, ट्रांस फैट फ्री क्लेम कर सकते हैं यदि वो ट्रांस फैट की मात्रा निम्नलिखित ऑप्शन में से, दिए हुए ऑप्शन में से किसमें फिट बैठती है ना, निम्नलिखित दिए ऑप्शन में से किसमें फिट बैठती है, तो आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। पहला 0.1, दूसरा 0.2, तीसरा 0.5 ग्राम, चौथा जाता है 2 ग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो राइट आंसर हमारा बैठ है ना, जो राइट आंसर हमारा बैठता है वो कितना बैठता है कि ट्रांस फैट इफ लेस देन इज 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड्स एंड 0.2 ग्राम फॉर 100 ml फॉर लिक्विड्स, देन हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कितना, है ना, 0.2 का। ठीक है, कितना, 0.2 ग्राम पर 100 ml इन सॉलिड फूड एंड 0.2 ग्राम पर 100 ml इन लिक्विड फूड यदि है हमारा ट्रांसफैट, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफैट है ही नहीं, ये ट्रांसफैट है ही नहीं। हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि इसमें हमारे खाने में हमारे ट्रांसफैट नहीं है। ठीक ठीक है, चलो अगला आता है 88th, which one of the following words or a phrases can be used to describe the plant or animal foods which no chemical or additives are used। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश ऐसे पौधों या पशु आधारित खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें कोई रसायन एडिटिव्स नहीं डाला जाता है। तो आजकल मार्केट में एक शब्द चलता है ऑर्गेनिक। क्या चलता है, ऑर्गेनिक। दरअसल इस पूरी कहानी को डिफाइन करने के लिए जो शब्द मार्केट में चल रहा है वो क्या है, ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक शब्द ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उसके लिए शब्द क्या दिया गया है, नेचुरल, रियल या जेन्यून, है ना। क्या क्या शब्द दिया गया उसके लिए, नेचुरल, रियल या जेन्यून। लेकिन नेचुरल, रियल या जेन्यून शब्द क्या है, ऑफिशियली एफएसएसआई के द्वारा रिकॉग्नाइज शब्द नहीं है। एफएसएसआई के द्वारा जो नेचुरल, रियल या जेन्यून फूड प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, है ना, उनके लिए क्या शब्द रिकॉग्नाइज किया गया है फसाई के द्वारा, ऑर्गेनिक शब्द रिकॉग्नाइज किया गया है। कहां पर, फसाई फूड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन में। ये कब लाया गया था, 2018 में लाया गया था। ठीक है, तो फसाई फूड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ऑर्गेनिक शब्द का यूज कर सकते हैं। यदि ऑर्गेनिक नहीं दिया हुआ है देन आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल, रियल, जेन्यून का शब्द का यूज कर सकते हैं। और यदि नेचुरल भी दिया है, रियल भी दिया है, जेन्यून भी दिया है, ऑर्गेनिक भी दिया है, तब क्या यूज करें, तब ऑर्गेनिक यूज करें, क्योंकि ऑफिशियल क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द रेगुलेशंस इन अ फूड्स फॉर अ फूड्स विथ सेल्फ लाइफ ऑफ नॉट मोर देन 7 डेज। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, जो जीवन काल है वो 7 दिन से ज्यादा नहीं है ना, उन खाद्य पदार्थों के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। पहला, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मैंडेटरी। दूसरा, एक्सपायरी और यूज बाय डेट, है ना, बेस्ट बिफोर यूज एक शब्द रहता है ना, यूज बाय डेट नीड्स टू बी मेंशन्ड। तीसरा हमारा इसी में जाता है, बेस्ट बिफोर डेट मस्ट बी मेंशन्ड। चौथा है कि टाइम फॉर मैन्युफैक्चर नीड्स टू बी मेंशन्ड। ठीक है, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनका सेल्फ लाइफ 7 दिन से कम होता है ना, उनके लिए क्या किया गया है, एक शब्द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। कहां पर, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत। कहां पर, एफएसएसएआई पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत बोला गया है कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, एक्सपायरी और यूज बाय डेट नीड्स टू बी मेंशन। ठीक है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आज तुम्हारा फूड प्रोडक्ट बना तो यह 7 दिन बाद खत्म होगा, तो आज क्या तारीख है, 2 तारीख है, तो भाई तुम उसमें बता दोगे कि 9 तारीख की डेट है, तो एक्सपायरी डेट बताओगे कितनी, 9 अगस्त की। या फिर क्या बता सकते हो, यूज बाय द डेट ऑफ 9 अगस्त 2025। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलेशन वहां पे क्या किया गया, मेंशन किया गया है। ठीक, चलो अगला आता है
यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ पैकेजिंग। देखो कई बार डेट ऑफ पैकेजिंग अलग होती है, किससे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से। तुम्हारा प्रोडक्ट आज बना और कल पैक हो रहा, लेकिन चूंकि फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन इतना ज्यादा हो चुका है, काम इतना तेजी से होता है कि जो प्रोडक्ट जिस समय बनता है उसी समय पैक कर दिया जाता है, इसलिए जनरली सामान्यतः 99.99% केसेस में डेट ऑफ पैकेजिंग और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम होती है, इसीलिए लेबलिंग में कभी भी तुमको डेट ऑफ पैकेजिंग अलग से देखने को नहीं मिलती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा यूज बाय डेट एक शब्द रहता है, स्टोरेज कंडीशंस आपको बतानी होती है ना, कीप रेफ्रिजरेटेड। इसके अलावा बैच नंबर देना पड़ता है और नो नीड फॉर एक्सपायरी डेट। ठीक है, चलो अगला आता है 90th क्वेश्चन, यूज ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। 40% फॉर्मेल्डिहाइड कैसे, कि 2 ड्रॉप्स पर 25 ml और अ ग्राम इज परमिटेड एज अ प्रिजर्वेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। 40% फॉर्मेल्डिहाइड को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से किस चीज में। उस 40% फॉर्मेल्डिहाइड को यदि हम नंबर्स में बात करें तो कितना होता है, 2 ड्रॉप्स पर 25 ml, 2 ड्रॉप्स पर 25 ml अथवा 2 ड्रॉप्स पर 25 ग्राम, यदि सॉलिड फूड है, यदि लिक्विड फूड है। ठीक है, वो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन आप यूज करेंगे। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन कितना, 2 ड्रॉप 25 ml के लिए। अब वो किसके लिए यूज होगा, क्वेश्चन है कि किसके लिए यूज होगा। ठीक है, पहला हमारा आ जाता है टोन्ड या स्किम्ड मिल्क और विच सोल्ड फ्रेश, है ना। इसके अलावा कलाकंद के लिए एंड बर्फी के लिए। तीसरा है कि सैंपल्स ऑफ अ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सेंट फॉर एनालिसिस टू लेबोरेटरी। चौथा आ जाता है कि इन अ फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम एंड डेजर्ट्स। ठीक है, ये टोन्ड मिल्क, कलाकंद, बर्फी, है ना, इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। लेकिन जो सैंपल्स बनाए जाते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के, उनके लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। कितना, 2 ड्रॉप पर 25 ml। ठीक है, जनरली कलाकंद और बर्फी में किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव सामान्यतः ऐड नहीं किया जाता, अथवा ऐड किया भी जाता है तो कौन सा, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। कौन से, कलाकंद और बर्फी में कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं बाबू, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। कौन से, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो नॉट परमिटेड वो अभी अपने काम का नहीं है। ठीक, तो अगला आता है हमारा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज विच कैन बी एक्सरसाइज बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर और ड्यूटी निम्नलिखित में से कौन कौन सी होती है। पहला कि है ना, निम्नलिखित में से कौन सी है ना, निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला, टेक सुटेबल एक्शन विथ रिगार्ड टू द एफबीओज एंड कैंसिल देयर लाइसेंसेस। दूसरा, कि इश्यू इंप्रूवमेंट नोटिस टू एफबीओज, है ना। तीसरा हमारा इसी में आ जाता है कि इंश्योर टाइमली डिस्पोजल ऑफ द रिडंडेंट सैंपल्स ऑफ सीज्ड मटेरियल्स। चौथा, कि इंस्पेक्ट ऑल फूड एस्टेब्लिशमेंट असाइंड एंड इंश्योर कंडीशंस फॉर लाइसेंसेस आर बीइंग कंपाइल्ड विथ। ठीक है, तो पहला कि टेक सुटेबल एक्शन विथ रिगार्ड टू द एफबीओज एंड कैंसल देयर लाइसेंस। लाइसेंस कैंसिल करने की अथॉरिटी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास नहीं है। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल करने की अथॉरिटी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास नहीं है, कमिश्नर के पास है। ठीक है, दूसरा, इश्यू इंप्रूवमेंट नोटिस टू, नहीं, अगेन कमिश्नर करेगा। ठीक है, तीसरा, कि इंश्योर टाइमली डिस्पोजल ऑफ रिडंडेंट सैंपल्स ऑफ सीज्ड मटेरियल्स, ये फूड एनालिस्ट का काम है। चौथा आ जाता है कि इंस्पेक्ट ऑल द फूड एस्टेब्लिशमेंट असाइंड एंड इंश्योर अ कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बीइंग कंपाइल्ड। ठीक है, तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है, जो डी पॉइंट में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, डी पॉइंट में लिखा हुआ है। ये फंक्शंस कहाँ मेंशन है, सेक्शन 38 में, किसके, फूड सेफ्टी एक्ट के, किसके, फूड सेफ्टी एक्ट के। ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी एफबीओ को इंस्पेक्ट कर सकता है, जो फूड बिजनेस ऑपरेशंस रहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर वो मैन्युफैक्चरर है, स्टोरर है, पैकेजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, किसी को भी वो कर सकते हैं। कलेक्शन सैंपल कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं सैंपल को, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीजर पावर्स होती हैं। हमने ऊपर क्वेश्चन क्या था, लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, नहीं, सीज कर सकता है, सिर्फ कैंसिल करने का अधिकार भाई के पास नहीं है। ठीक है, चलो ये और कुछ फंक्शन लिखे हुए एक बार इनको आप देख लेना। ठीक है, ये आपको फसाई एक्ट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला 92nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग फूड सैंपल्स एंड सेंडिंग इट टू एनालिस्ट। ठीक है, कि फूड सैंपल कलेक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वो फूड सैंपल जो किसको भेजा जाएगा, एनालिस्ट को भेजा जाएगा, है ना। पहला, टेकिंग सिग्नेचर ऑफ अ विटनेस व्हाइल लिफ्टिंग सैंपल्स, बिल्कुल दुकानदार से या आसपास के लोगों से क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर लेना पड़ेगा,
क्योंकि आप ले रहे हैं ना सैंपल, तो पता रहे कि भाई सैंपल लिया गया। दूसरा, सर्विंग अ नोटिस इन अ फॉर्म 5A टू द बिजनेस ऑपरेटर देन एंड देयर, है ना, कि उसको क्या कर देना, नोटिस दे देना उसी समय, किसको, बिजनेस ऑपरेटर को, एफबीओ को, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। तीसरा कि डिवाइड द सैंपल इन 3 पार्ट्स इन अ क्लीन लीक एंड प्रूफ कंटेनर्स इन अ सील प्रॉपर्टी। सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन 3 पार्ट में नहीं, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। लेवल सैंपल वेल विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सब कुछ सही है ना। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी। राइट आंसर क्या है? सी। 4 पार्ट में उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट एनालिस्ट को जाएगा, एक पार्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर खुद रख लेगा, है ना, या दूसरे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जाएगा। तीसरा, गिवन टू द पर्सन होम दी सैंपल इज टेकन। चौथा आ जाता है कि केप्ट बाय द एफएसओ फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो 4 सैंपल लिए गए। एक कहाँ जाएगा? एनालिस्ट के पास, ताकि वो जांच करे। एक किसके पास जाएगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास। तीसरा किसके जाएगा? जिसकी दुकान थी उसी के पास चला जाएगा। चौथा रखा रहेगा रिजर्व में, क्योंकि यदि कोर्ट में केस गया तो फिर कोर्ट में क्या किया जाएगा? सैंपल को प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। तो अब अचानक से तो आएगा नहीं कहीं से हवा से, तो वो क्या है? पहले से बना करके रखा जाता है। ठीक है, अगला, द फूड एनालिस्ट शुड एनालाइज सैंपल्स एंड सबमिट द एनालिसिस रिपोर्ट विद इन। अब सैंपल आया, तो ये सैंपल आया एनालिस्ट के पास, तो एनालिस्ट कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना। तो एनालिस्ट के पास कितने दिन होते हैं? 14 दिन होते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि फूड ऑफिसर ने जो सैंपल एनालिस्ट को सबमिट किया था, उस सैंपल में कोई गड़बड़ी है, तो उस सैंपल में आई गड़बड़ी को फूड एनालिस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर को या कंसर्न अथॉरिटी को बताएगा। कितने दिन में? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में, 1 वीक में। ठीक है, फूड एनालिस्ट यदि आए हुए सैंपल में कोई गड़बड़ी पाता है, तो यह बात ऊपर के अधिकारियों को बताएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को बताएगा। कितने दिन में? 7 दिन में। लेकिन सैंपल में यदि कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वह रिपोर्ट सबमिट करेगा कितने दिन में? 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में सबमिट करेगा। ठीक है, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? 46 में। कहाँ पे लिखी हुई हैं? यह बातें 46 में लिखी हुई हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 14 डेज की बात की गई है। इसके अलावा जो सैंपल सबमिट किया गया है ना, इसके अलावा जो सैंपल सबमिट किया गया है, यदि इसमें कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, तो वो भी क्या किया जाएगा? 7 डेज में। कितने दिन में? 7 डेज में वापस से लौटाया जाएगा। किसको? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। ठीक है, चलो अगला आता है 94th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द एफबीओ टू हैव फूड एनालाइज्ड, है ना, कि खाद्य का विश्लेषण कराने के लिए एफबीओ, जो कि दुकान वाला है ना, एफबीओ मतलब क्या होता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर, तो दुकानदार का मालिक, रेस्टोरेंट का मालिक, होटल का मालिक, के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके कुछ अधिकार होंगे भाई, कि एफबीओ को खाद्य विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला शुल्क का भुगतान करना होता है ना। दूसरा स्टेटमेंट आपका आ जाता है ना, दूसरा स्टेटमेंट आपका उसी में आ जाता है कि एफबीओ कैन चूज एनी प्राइवेट लेबोरेटरी टू एनालाइज द फूड सैंपल्स। तीसरा कि लेबोरेटरी कैन बी लोकेटेड इन एनी स्टेट इन इंडियन टेरिटरी। चौथा है कि एफबीओ हैज टू कलेक्ट द रिपोर्ट पर्सनली एंड सबमिट द सेम टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर। मतलब इन बातों का मतलब क्या है भाई? फालतू की बात है। अरे भाई, फूड एनालिस्ट रिपोर्ट अपनी उसको देगा ना जो उसका अधिकारी होगा, कि दुकान वाले को दे देगा? थोड़ी सी बुद्धि लगानी है ना। अरे दुकान वाले को अपनी रिपोर्ट क्यों देगा फूड एनालिस्ट? वो अपने अधिकारी को देगा। गलत। लेबोरेटरी कैन बी लोकेटेड इन एनी स्टेट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अरे भाई, जब तू मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट फूड अथॉरिटी है, उसके जो उसके जुरिस्डिक्शन में जो लेबोरेटरी होगी उसको देगा ना, कि गोवा में जाके करवाएगा जहां तेरा मामा लेबोरेटरी चलाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। दूसरा कि द एफबीओ कैन चूज एनी प्राइवेट लेबोरेटरी टू एनालाइज फूड सैंपल। अरे भाई, प्राइवेट लेबोरेटरीज क्यों करवाओगे? फसाई की खुद की लेबोरेटरी चल रही ढेर सारी, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो उनसे होगा ना। प्राइवेट लेबोरेटरी तो हमको विश्वास ही नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। यही बातें यहाँ पर क्या है लिखी हुई हैं। और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर रहता है, वो कैन रिक्वेस्ट री एनालिसिस, है ना, जो सैंपल जो रिपोर्ट आएगी उसको क्या करवा सकता है? री एनालिसिस करवा सकता है। कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में करवा सकता है। तो ये भी आपको डे ध्यान में रखना है। 95th कहता है an application for the state license needs to be made to FSI by an FBO having an annual turnover of, है ना, कि जो राज्य मतलब लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, पता है ना। जो फूड लाइसेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से पूछा जा रहा है कि जो स्टेट लेवल का लाइसेंस रहता है वो किसके लिए लेना अनिवार्य होता है, मतलब कौन उसको लेगा? टर्नओवर के हिसाब से बताएंगे। मान लो 3 प्रकार के लाइसेंस है, उनमें सबसे जो सस्ता लाइसेंस होता है उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मेरी एक
छोटी सी दुकान है ना, मेरा कोई खास बड़ा टर्नओवर नहीं है, तो मैं बेसिक लाइसेंस लूंगा जिसमें मेरे 12 लाख तक का क्या होगा, टर्नओवर होगा। यदि मेरा टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है तो मैं स्टेट लाइसेंस लूंगा। यदि मेरा टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का है तो मैं क्या लूंगा, सेंट्रल लाइसेंस लूंगा। 3 प्रकार के क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं। सेंट्रल लाइसेंस कौन इशू करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी इशू करेगी। स्टेट लाइसेंस कौन इशू करेगा, स्टेट अथॉरिटी इशू करेगी। रजिस्ट्रेशन बेसिक कौन करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है वो करवाती है ना। कौन करवाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी रहती है वो करवाता है। करता दरअसल स्टेट ही है, बट स्टेट जो अथॉरिटी है उसने क्या किया, अपने राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, किसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। ठीक है, अगला 96th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द फीस टू बी पेड एनुअली फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बाय द एफपीओ। ठीक है, तो जो एनुअल फीस रेनुअल फीस पे की जाती है, जैसे ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तुमने, अब उस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या होगा, रिन्यूअल भी तो होगा हर साल। तो जो रिन्यूअल होता है उसके रिन्यूअल के लिए फीस कितनी पे करनी पड़ती है, तो यदि तुम्हारा क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो 100 रुपया पे करनी पड़ेगी। यदि स्टेट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन था तो 2000 से 5000 के बीच में कुछ पे करना पड़ेगा, और सेंट्रल लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन था तो कितनी पे करनी पड़ेगी, 7500। क्या 7500 ऑप्शन में है 5000 ऑप्शन में है 2000 ऑप्शन में है ना, कहीं पर 1000 ऑप्शन में था, नहीं था। राइट आंसर क्या है, ए। इनकरेक्ट ही पूछा था ना, तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ए वाली कोई फीस यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो 100 रुपए होगा बेसिक के लिए, स्टेट के लिए 2000 से 5000 होगा, या 7500 होगा सेंट्रल के लिए। 97th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टोटल पोलर कंपाउंड्स। टीपीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा हुआ है ना। कौन सा स्टेटमेंट इसमें टीपीसी के बारे में क्या है, गलत लिखा हुआ है। पहला कि टोटल पोलर कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन ऑयल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग रिपीटेड फ्राइंग, कि जब आप एक ही तेल में बार बार समोसा गर्म किए जा रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, उसमें पोलर कंपाउंड बनने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा, टीपीसी अफेक्ट दी फिजियोकेमिकल, न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल। ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, कि भाई जब एक ही तेल का तुम बार बार यूज किए जा रहे हो गर्म करके, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं केमिकल, न्यूट्रिशनल, फिजियोकेमिकल, सेंसरी प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेगा, स्वाद को बदल देगा, न्यूट्रिशन वैल्यू कम कर देगा, है ना। इसके अलावा इफ टोटल का पोलर कंपाउंड एक्सीड 25% ऑफ द 25%, द ऑयल इज नॉट सुटेबल फॉर द यूज एंड शुड बी रिपर्पज। ठीक है, कि यदि टोटल पोलर कंपाउंड उस तेल में 50% से ऊपर चला गया है तो अब उस तेल का यूज नहीं किया जाना चाहिए, उसको रिपर्पज किया जाना चाहिए। ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट है कि ऑयल्स विथ मोर देन 25% टीपीसी नीड टू बी मिक्स्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश ऑयल एंड रीयूज ऑफ द फ्राइंग, है ना। ये तुम्हारे होटल में होता है ना, जहाँ पे समोसे बनते हैं, कचौड़ियाँ बनती, भजिया बनती, वहाँ पे यही किया जाता है कि समझो ये कढ़ाई में तेल बना रहे थे 4 दिन से, है ना, और बार बार उसको उबाले जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, तेल आधा बचा तो आधा और उसको डाल देते हैं साफ तेल, है ना। ये होटलों में किया जाता है, समोसा दुकानों में किया जाता है, ये नहीं किया जाना चाहिए, गलत होता है ना। ये क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें टोटल पोलर कंपाउंड क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। वो नुकसानदायक है आपके लिए, न्यूट्रिशनली भी, फिजियोकेमिकली भी, सेंसरी स्तर पर भी, ऑर्गेनोलेप्टिक भी, है ना। तो हर तरफ से नुकसानदायक, तो ये काम नहीं किया जाना चाहिए। यही हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, contaminants, toxins and residues regulations came into force with effect from, है ना। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज ऊपर पढ़ाया था, अभी ऊपर पढ़ाया हुआ था, बताया था कि ये कब इम्पैक्ट आया, है ना। तो 2011 में आया। देखो, फूड सेफ्टी जो हमारा वो है फसाई है, उसने बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और ये बहुत सारे रेगुलेशंस में से अधिकांश 5 अगस्त 2011 को ही प्रभावित हुए थे, 5 अगस्त 2011 को। ठीक है, यहाँ पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस 5 अगस्त 2011, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एक्टिविटीज 5 अगस्त 2011। ठीक है, इसके बाद आपका इसी में आ जाता है पैकेजिंग लेबलिंग 5 अगस्त 2011, कंटामिनेंट टॉक्सिन रेसिड्यू 5 अगस्त 2011, प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन सेल्स 5 अगस्त 2011, लेबोरेटरी सैंपल एनालिसिस 5 अगस्त 2011, सब क्या है 5 अगस्त 2011 को। ठीक है, अब यहाँ से चालू होता है अलग डेट्स के, उसमें एक क्या लाया गया, इंपोर्ट के लिए रेगुलेशन 2017 में लाया गया 9 मार्च को, ऑर्गेनिक फूड के लिए 2018 में लाया गया, फोर्टिफिकेशन के लिए 2018 में लाया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्लेम्स के लिए 2019 में, पैकेजिंग के लिए 2019 में। ध्यान में रखना,
पैकेजिंग और लेबलिंग पैकेजिंग के लिए कंबाइंड कब लाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए कंबाइंड कब लाया गया? 5 अगस्त 2011 को। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया? पैकेजिंग के लिए सेपरेट लाया गया। फिर वो कब लाया गया? तो 1 जुलाई 2019 को। और बाद में लेबलिंग के लिए भी अलग से लेकर के आ गए 2022 में। 2022 में लेबलिंग के लिए भी अलग लेकर के आ गए। तो जैसा हमने कहा कि पैकेजिंग लेबलिंग 2011 में कंबाइंड आया था, लेकिन 2019 में पैकेजिंग और 2022 में लेबलिंग के लिए सेपरेट रेगुलेशन लाया गया। ठीक है। ऐसे ही सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट के लिए 2020 में रेगुलेशन लाया गया था। ठीक है, सेफ फूड और बैलेंस डाइट के लिए। रिकवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फूड के लिए 2019 में लाया गया। आयुर्वेद आहार के लिए कब लाया गया? 2022 में लाया गया। ठीक है, तो ये पूरी क्या है, लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द एग मार्क? ये 1937 के एक अधिनियम से लाया गया था जो 86 में अमेंड हुआ था, बात सही है। इसका हेडक्वार्टर एगमार्क का नागपुर में है, बात करते हैं इस पे, है ना। एगमार्क ग्रेड स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर 57 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब ये क्वेश्चन पेपर इन्होंने 2021 में लिया था तब के हिसाब से सही था, अब के हिसाब से क्या हो चुका है? गलत हो चुका है ना। आपके हिसाब से क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। अब कितना हो चुका है? 248। कितना हो चुका है? अब 248 के लिए हो चुका है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितना शामिल है उसमें? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स सब मिलाकर के टोटल यदि कहें तो कितना शामिल है? 248 है, सब कुछ है ना। मतलब एक मार्क सर्टिफिकेशन कितने आइटम्स को जारी होता है? 248 आइटम्स को जारी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ कमोडिटीज कवर्ड ऑन 5 सितंबर 2022 231 था। ठीक है, 5 सितंबर 2022 के हिसाब से 231 था, वो कितना हो चुका है? 248 हो चुका है। क्योंकि ये 248 हो चुका है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की संख्या भी चेंज हुई। ठीक है, तो वापस से बट अगेन की अभी क्वेश्चन के हिसाब से सोचो ना कि ये पेपर कब हुआ? 2021 में हुआ, तो 2021 के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या है? हेडक्वार्टर की कहानी क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई ना। हेडक्वार्टर कहानी क्या लिखी हुई? गलत लिखी हुई। पहले कि ये जो एग मार्क है कब आया? 1900 जो एग मार्क का वो है, क्या कहना चाहिए, एक्ट है या रेगुलेशन है, वो कब आया? 1937 में। एग मार्क सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के नाम से, जिसको 86 में अमेंड किया गया था। इसको कौन रेगुलेट करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन रेगुलेट करता है, जो कि इसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग मार्क शब्द कहाँ से आया? 2 शब्दों से आया, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग शब्द से निकल करके आया है। ये किसके लिए जारी करते हैं? वो सभी प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चरली क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आखिरी में हमारा क्वेश्चन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में है। ये 222 को भी सुधार लो, कितना कर लो? 248 हो चुका है। कितना हो चुका है? 248 हो चुका है। ठीक है, अब आता है नागपुर में क्या है? वो जो नागपुर ऑप्शन में दिया था ना, ऑप्शन में इनने क्या लिख के दिया हमको? नागपुर दे दिया है, जो कि हमने गलत बता दिया, लेकिन नागपुर में कुछ तो है। तो इनकी लेबोरेटरी है नागपुर में, इनकी क्या है? सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर है? नागपुर में है। इसके अलावा इनकी 11 रीजनल लेबोरेटरी हैं। उन 11 रीजनल लेबोरेटरी में से एक कहाँ पर है? भोपाल में, है ना। उन 11 रीजनल लेबोरेटरी में से एक कहाँ पर है? भोपाल में भी है। ठीक है, सेंट्रल लेबोरेटरी नागपुर में है। आखिरी क्वेश्चन आज का, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अपीडा? अपीडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत लिखा हुआ है। पहला 75 में बना था, है ना। और दूसरा आ जाता है इसमें कि इट वाज सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। तीसरा कि प्रोवाइड्स रूल रेगुलेशन गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्ट एंड वेरियस ऑन वेरियस प्रोडक्ट एज पर दी कंसर्न कंट्री फॉर एक्सपोर्ट। इसके अलावा हेड ऑफिस इज इन नई दिल्ली। सब सही है, सब सही, सब सही। 1985 में कब बनाया गया था इसको? अपीडा को 1985 में, है ना। अपीडा को कब बनाया गया था? 1985 में। किस चीज से डील करता है? यह एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट से डील करता है। कैसे डील करता है? एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट से क्या करता है? डील करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या है? बना हुआ है। इसके 15 क्या है? रीजनल ऑफिस हैं। हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कब बनाया गया था इसको? 1985 में अपीडा एक्ट से। और फोर्स कब हुआ था? 13 फरवरी 1986 को। एक्ट कब लाया गया था? 1985 में। लागू कब किया गया था? 1986 में, है ना। लागू कब किया गया था? 1986 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी क्या थी? मेजर डिटेल्स थी अपीडा के बारे में, जो यहाँ पर भी क्या है? लिखा हुआ है। ठीक, इसकी प्रिसाइड वो क्या थी? प्रीवियस बॉडी क्या थी इसके पहले जो काम कर रही थी? वो थी प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल।
पेप्स है ना, पेप्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और नई बॉडी क्या आ गई, अपीड आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन था। अभी ये पेपर खत्म नहीं हुआ। इस पेपर में क्वेश्चन कितने थे, 150 थे, है ना। इस पेपर में क्वेश्चन कितने थे, 150 थे। तो अभी 50 क्वेश्चन तो अभी भी बचे हुए हैं। तो इन 50 क्वेश्चन की चर्चा है ना, कल की क्लास से हम चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।